हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में। लास्ट टॉपिक है, इसे और उतनी ही दिल लगा के पढ़ना जितने आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। देखो, हमारा जो प्यारा सा चैप्टर था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, तो हमने सारी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझा, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक, बनना बिगड़ना, कि किस तरह से ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, विंड, सनलाइट, रेनफॉल, ये सब क्या करते हैं, ये अर्थ के सरफेस पे चेंज लाते हैं। अब वो जो चेंज आ रहा है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के थ्रू, उस चेंज का एक नमूना क्या है? सॉइल। ठीक है, तो हमने क्या करा, सॉइल फॉर्मेशन वगैरह वो सारा सब कुछ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब सॉइल जो बन रही है ना, तो फैक्ट्री में नहीं बनती है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स वर्किंग ऑन इट। ठीक है, और तब कहीं हमारी सॉइल बनती है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन? दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्पेसिफिक वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या क्या है, क्या ऐसे कारण हैं जो डिसाइड करते हैं कि सॉइल बनेगी नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, कितनी बनेगी, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो 5 बेसिक फैक्टर्स control the formation of soil. And what are these 5 basic factors? तो parent material, topography, climate, biological activity और time. अब इसमें मैं ये मान के चलता हूं, टाइम तो आपको समझ में आ गया, क्लाइमेट भी समझ में आ गया, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है समझाऊंगा सारे, लेकिन अभी एक इंट्रो दे देता हूं। पेरेंट मटेरियल क्या होता है कि जो सॉइल आप ऊपर देख रहे हो उसके नीचे बेडरॉक जो होता है, नीचे जो बेडरॉक होता है वो पेरेंट सॉइल कहलाती है। सॉइल प्रोफाइल क्लास 7th में पढ़ा था, झूठ मत बोलना, क्लास 10th में पढ़ा था, 11th में फिर पढ़ रहे हो, तो नीचे वाली जो सॉइल रहती है, जो बेडरॉक रहते हैं, उसे पेरेंट सॉइल कहते हैं, इतना पता है। अब जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे। ठीक है, ये कंसेप्शन गलत है, लेकिन क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे कि पेरेंट रॉक नो डाउट इन्फ्लुएंस करता है ऊपर की सॉइल फॉर्मेशन को, लेकिन वेरी भी कर सकती है चीजें, क्योंकि जो दूसरे जियोमॉर्फिक फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं ना, विंड वाटर, ये वो चीजों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। लेकिन नो डाउट इनडायरेक्टली या फिर देखा जाए तो इनडायरेक्टली क्या करती है, पेरेंट मटेरियल जो है बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है सॉइल फॉर्मेशन को, ध्यान रखना। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल ये हो गया। उसके बाद में टोपोग्राफी, मतलब वहां की टोपोग्राफी कैसी है, मतलब वहां पे पहाड़ है, प्लेटू है, प्लेन्स है, तो वहां का जो स्ट्रक्चर है ऊपर से देखोगे तो वहां की जो पूरी की पूरी टोपोग्राफी के वहां पे किस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करेंगे वहां सॉइल कैसी बनेगी नहीं बनेगी। अभी आप सोच रहे होंगे कैसे, तो वो आगे समझाऊंगा। फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी में ह्यूमंस, कीड़े मकोड़े, ये सब कुछ आ जाएगा। ये भी क्या करते हैं, काफी हद तक किसी भी जगह की सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए सारी चीजों को समझते हैं। पेरेंट मटेरियल, ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल इज ए पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, उतना एक्टिव नहीं है। जैसे एक्टिव कंट्रोल फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्या है, एक्टिव कंट्रोल फैक्टर मान लो कि जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है तो एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिवली काम कर रही है उस पर। ठीक है, विंड वाटर क्या कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव की अगर हम बात करें तो पैसिव कंट्रोल फैक्टर हो जाता है कि डायरेक्टली सॉइल को पेरेंट रॉक जाके छू नहीं रही है। ठीक है, लेकिन पेरेंट रॉक जो है तो पैसिवली कंट्रोल कर रही है कि मैं पेरेंट हूं तो मेरे बच्चे मेरे जैसे होंगे। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि यहाँ पे जो पेरेंट रॉक है, जो नीचे बेडरॉक है, वो क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा कि ऊपर जो सॉइल फॉर्म हो रही है वो किस मटेरियल से बनेगी। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल, इट कैन बी, पेरेंट मटेरियल की अगर हम बात करें तो इट कैन बी इन सीटू और ऑन साइट वेदर्ड रॉक डेब्रीज। ठीक है, इन सीटू और ऑन साइट मतलब क्या है कि वहीं के वहीं मान लो कि एक रॉक डेब्री थी कोई, ठीक है, एक रॉक डेब्री थी, इग्नियस रॉक थी फॉर एग्जांपल, ये क्या होती है, टूट जाती है। टूटेगी क्यों भैया, किसने हथौड़ा मारा? तो यहाँ पे टूटने के कारण मल्टीपल हो सकते हैं, वेदर हो सकता है, रेनफॉल हो सकती है, सनलाइट हो सकती है। तो ऑन साइट वेदरिंग हो रही है ना, वेदरिंग आप पढ़ के आए हो, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, सनलाइट, वाटर ने काम किया। पेरेंट रॉक जो टूट गया, इसके ऊपर दूसरे डिपॉजिटेड मटेरियल आते चले गए, तो पेरेंट रॉक तो नीचे है ना, पेरेंट तो पेरेंट रहेंगे। तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पे जो पेरेंट रॉक है वो नीचे है, अब उसकी ऑन साइट वेदरिंग हुई है, उसके ऊपर और डिपोजिशन होता चले गया। तो पेरेंट रॉक जो होती है, यहाँ पे वही बताया गया, पेरेंट रॉक कैन बी इन सीटू और ऑन साइट वेदर्ड रॉक डेब्रीज हो सकती है, ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं पेरेंट रॉक की अगर बात की जाए तो। ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स में क्या आ जाएगा कि मान लो कहीं से विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू रॉक डेब्रीज आई है, वो नीचे स्ट्रेटा जमता चले गया, ऊपर और सॉइल मटेरियल आते चले गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो इन सीटू या ऑन साइट वेदर्ड रॉक डेब्रीज का काम होता है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर, साइज ऑफ डेब्रीज एंड स्ट्रक्चर। ये चीज ध्यान रखो, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ना, तो सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। टेक्सचर मतलब क्या होता है कि यहां पे जैसे साइज ऑफ डेब्रीज लिखा है, तो साइज ऑफ डेब्रीज के साथ साथ में टेक्सचर एक छूने को भी कहा जाता है। ठीक है, वो चीज स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि रॉक डेब्रीज छोटी है, बड़ी है, वो सारी चीजें। तो उस पे क्या रहेगा, जैसे नीचे पेरेंट रॉक जो है, पेरेंट रॉक सॉफ्ट है,
ठीक है। तो दिखती बात है ऊपर जो सॉइल बन रही है वो हार्ड नहीं हो सकती है, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, जो इंडिविजुअल ग्रेन्स और पर्टिकुलर डेब्रीज है वो बड़ी बड़ी हैं, तो ऊपर भी जो सॉइल रहेगी तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी ग्रैन्यूल्स जो रहेंगे बड़े रहेंगे, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन दी टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर as well as the mineral and chemical composition of rock debris deposited। तो स्ट्रक्चर में और अगली चीज देखोगे तो जो मिनरल्स पेरेंट रॉक में रहेंगे उसी का आप देखोगे एक्सटेंशन या फिर उसी का एक तरह से रिफ्लेक्शन जो है आपको कहां देखने को मिलेगा, उसी का रिफ्लेक्शन आपको ऊपर सॉइल में देखने को मिलेगा, ठीक। तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि मिनरल्स और केमिकल कंपोजिशन जो है रॉक डेब्रिस का वो इन्फ्लुएंस करता है पेरेंट रॉक का, कि ऊपर जो आपकी रॉक आने वाली है, ऊपर कह सकते हैं कि सॉइल जो बनने वाली वो कैसी रहने वाली है। देयर मे बी डिफरेंस इन सॉइल कवर ओवर सिमिलर बेडरॉक एंड डिसिमिलर बेडरॉक्स मे हैव सिमिलर सॉइल अबाउट देम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बेडरॉक है, ठीक है। कंफ्यूजन यहां पे रहता है अधिकतर बच्चों को कि पेरेंट रॉक में सर ये तो समझ में आ गया कि हाँ पेरेंट मटेरियल जो है नीचे पेरेंट रॉक जो रहती है वो ऊपर के सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन मैंने क्या कहा है वो पैसिव कंट्रोल फैक्टर, इसके अलावा भी दूसरी चीजें काम कर रही होती है। अब मान लो कि ये जो पेरेंट रॉक है, ये पेरेंट रॉक क्या है, हार्ड इग्नियस रॉक है, ठीक है। तो अब ऊपर जो सॉइल बनेगी वो ऊपर सॉइल बन रही है, तो नो डाउट ये नीचे जो पेरेंट मटेरियल है वो इन्फ्लुएंस करेगा वहां की, मतलब इसके अंदर जो मिनरल कंपोजिशन रहेगा वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस करेगी कि ऊपर जो सॉइल बन रही है उसको। लेकिन ऊपर जो सॉइल बन रही है ना, तो उस पर क्या होता है, उस पर दूसरे फैक्टर्स भी तो काम कर रहे होंगे, उस पे सनलाइट, वाटर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दूसरे फैक्टर्स भी काम कर रहे होंगे। तो यहां पे क्या देखने को मिल जाता है कि डिफरेंस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक, दो सिमिलर बेडरॉक है लेकिन यहां सॉइल कुछ अलग बनेगी, यहां सॉइल कुछ अलग बनेगी। क्यों? क्योंकि जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी पेरेंट मटेरियल की जब बात कर रहे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो सिमिलर बेडरॉक, एक जैसे बेडरॉक है लेकिन अलग अलग सॉइल हो सकती है, और अलग अलग बेडरॉक पे भी एक जैसी सॉइल हो सकती है अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक जैसी हो रही है तो, ठीक है। तो पेरेंट मटेरियल इज नॉट द होल सोल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, यस बट इट प्लेज अ मेजर रोल। कहानी समझ में आ गई थी? तो पेरेंट मटेरियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हो गया। अगला फैक्टर क्या है? टोपोग्राफी। ठीक, समझ में आया ना? पेरेंट मटेरियल आपको लिखना रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस सॉइल फॉर्मेशन। तो मल्टीपल फैक्टर्स में एक पेरेंट मटेरियल हो गया। अगला देखो टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी क्या होता है तो आप टोपोग्राफी में समझाता हूं। ये है सरफेस ए, ये है सरफेस बी। अब सरफेस ए में क्या है देखो, सरफेस ए में जैसे आप देखोगे पहाड़ है, वाह, ठीक है। सरफेस ए में प्लेटू है, सरफेस ए में क्या है एक तरह से जैसे आप देखोगे तो प्लेन एरिया है, ये हो गया सरफेस ए। अब सरफेस बी जो है तो यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। अब क्या होगा, यहां की टोपोग्राफी अलग है, यहां की टोपोग्राफी अलग है। अब मैंने आपको टोपोग्राफी समझाया अभी, सिर्फ सॉइल फॉर्मेशन अभी अब आगे बताऊंगा। तो अब देखो होता क्या है कि इट इन्फ्लुएंसेस द सॉइल फॉर्मेशन। सवाल आपके मन में कैसे? टोपोग्राफी, अब यहां पे कोई इंसान नहीं है, यहां पे कोई पेरेंट मटेरियल नहीं है, बस स्ट्रक्चर ही तो अलग है। अलग स्ट्रक्चर हो जाने से दोनों जगह की मिट्टी कैसे अलग हो जाएगी, ठीक है, दोनों जगह के सॉइल फॉर्मेशन अलग कैसे हो जाएगा, समझो जरा कहानी को। तो टोपोग्राफी कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ सरफेस ओवर द पेरेंट मटेरियल टू द सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। ये लाइन में क्रक्स छुपा हुआ है। क्या होता है कि टोपोग्राफी तय करेगी कि वहां का जो सरफेस है उसको कितना एक्सपोजर मिलेगा टू द सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन, या फिर कह सकते हैं वाटर। नहीं आया समझ में? देखो अब मान लो क्या है कि ये जो सरफेस है, ये वाला यहां पे, ठीक है, ये जो सरफेस है यहां का, तो ये सरफेस और ये सरफेस, ओ ये किधर चले गया, ठीक है, ये सरफेस, ठीक है, ये सारे सरफेस ही अरे यार मतलब बोर्ड भी, ठीक है, ये भी सरफेस है, अब नहीं गया। तो अब ये जो सरफेस है ना, अब सरफेस चारों जगह मैंने आपको जो बताया, चारों जगह क्या है, सरफेस ही एक अगर देखोगे तो एक क्या है, लैंड पार्ट ही है। लेकिन चारों जगह जो लैंड पार्ट है वहां पे जो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है ना, वो वेरी करेगी। अब मान लो क्या वैली है, तो यहां पे हो सकता है डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, तो सनलाइट के कारण जो सॉइल फॉर्मेशन होती है उस पर इंपैक्ट आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेटू, यहाँ डायरेक्ट सनलाइट एकदम चमचमाती हुई धूप आ रही है, ठीक है, बारिश जो हो रही है तो सीधा पानी नीचे पर्कुलेट कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ सनलाइट और रेनफॉल यहाँ वेरी करेगी, ठीक है। ये स्लोप है तो यहाँ पे पता नहीं क्या दुश्मनी है इसको, ये जो स्लोप है तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन सनलाइट है वो वेरी करेगी, ठीक। तो उस तरह से आपको समझ में आया ना कि जो एक्सपोजर मिल रहा है सरफेस को, टू एक्सपोजर टू व्हाट, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन, वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी। हर जगह की टोपोग्राफी अलग है तो चीजें अलग अलग होगी, समझ में आया ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टोपोग्राफी, हर जगह की जो टोपोग्राफी होती है वो इन्फ्लुएंस करती है, टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस करती है
किस चीज को टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस करती है? वहां के सॉइल फॉर्मेशन को, क्योंकि अब जो अमाउंट ऑफ हीट और प्रेसिपिटेशन वेरी करेगी तो वहां पे सॉइल फॉर्मेशन भी वेरी करेगा। ऐसे एक्सप्लेन करोगे आप, इस स्टेटमेंट को ऐसे समझोगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये हमने समझा क्या कि टोपोग्राफी जो होती है वो कंट्रोल करती है द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ सरफेस ओवर द पेरेंट मटेरियल टू सनलाइट, और जितना एक्सपोजर रहेगा सनलाइट वाटर का उस हिसाब से चीजें भी वेरी करेगी। सॉइल विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप्स एंड थिक ओवर फ्लैट अपलैंड एरियाज। तो अब ये टोपोग्राफी के हिसाब से बताएगा कि जो स्टीप स्लोप है वहां पे सॉइल थिन रहेगी, क्यों? क्योंकि सब बह जाती है पानी के साथ में और ये सारी चीजें, तो यहां सॉइल फॉर्मेशन उतना होगा ही नहीं है। ठीक है, स्टीप एंड थिक ओवर फ्लैट अपलैंड एरियाज। लेकिन जो फ्लैट एरिया है तो अब सब वो बह के सॉइल कहां आएगी? यहां। तो यहां सॉइल जो रहेगी वो क्या रहने वाली है? थिक रहने वाली है, और ऊपर थिन रहेगी। समझ में आया ना? ऊपर थिन और नीचे थिक क्यों रहेगी? देखो ज्योग्राफी के साथ में पता समस्या क्या है, आदमी फैक्ट्स रटता है, और कब रटता है? जब समझ कुछ नहीं आता है। अब जब सब समझ लोगे ना तो सपनों में भी समझा दोगे आप इंसान को। तो उस तरह से आपको समझते चलना है, चीजों को रटते नहीं चलना है। कंसेप्ट समझो उसके पीछे का। ओवर जेंटल स्लोप्स वेयर इरोजन इज स्लो एंड पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज गुड, सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी फेवरेबल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? आप जैसे मान लो कोई जेंटल स्लोप है, ज्यादा बहुत भयंकर स्लोप नहीं है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो पर्कुलेशन होगा पानी का, अब यहां तो पानी डालोगे तो सर 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 नीचे आ जाएगा एकदम। ठीक है, लेकिन यहां पानी, जब ये जेंटल स्लोप पे पानी जाएगा तो नीचे पर्कुलेशन होगा, पानी नीचे पर्कुलेट करेगा। ठीक है, पानी जाएगा तो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन चालू होगा। ठीक है, तो जो केमिकल जियोमॉर्फिक एक्टिविटीज चालू होगी, तो उससे क्या होगा कि यहां सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस रहेगी वो तेज रहेगी स्टीप स्लोप पे। आगे समझ में? स्टीप स्लोप पे तेज रहेगी। क्लियर? सॉइल्स ओवर फ्लैट एरिया में डेवलप अ थिक लेयर ऑफ क्ले विद गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गिविंग द सॉइल डार्क कलर। अब स्लोप है ही नहीं, एकदम फ्लैट एरिया एकदम। ठीक है, पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, ऐसे एकदम एकदम पूरा फ्लैट है गाड़ी से जाओगे तो। अब फ्लैट एरिया पे क्या होगा? यहाँ पर्कुलेशन भी होगा। ठीक है, और जो ऊपर से डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो सारे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, मतलब ऊपर से जो रिमेन्स आ रहे हैं वो सारे डिपॉजिट हो गए। ठीक, अब हो क्या रहा है? तो थिक लेयर बनते जा रही है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी तेज है, ऑर्गेनिक मैटर भी तेज है, तो यहां की सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो कहां की होगी बताओ? क्योंकि ऊपर से तो सब बह के आ जाती है। तो इस सेंस में आप देखोगे नदर्न प्लेन्स जो है, प्लेन एरिया है, और क्या हो रहा है? पूरा हिमालयन माउंटेन वगैरह, वहां से पूरा सब कुछ डिपॉजिट्स आते हैं, एलुवियम आता है, तो इसीलिए वहां की सॉइल आपको क्या देखने को मिलेगी? वहां की सॉइल आपको फर्टाइल देखने को मिलेगी, डार्क कलर डेवलप कर लेती है, ये सारी चीजें रहती है। कंसेप्ट ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इस सेंस में क्या देखा आपने कि टोपोग्राफी जो होती है एक जगह की, वो टोपोग्राफी क्या करती है? वो इन्फ्लुएंस करती है वहां के सॉइल फॉर्मेशन को। समझ में आया? तो पेरेंट मटेरियल और पेरेंट मटेरियल के बाद में टोपोग्राफी। आराम से पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठो, लंबा वीडियो है, समझते चलना। ठीक है, अब अगली चीज क्या है? क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट के दो फैक्टर हैं। ठीक है, और क्लाइमेट के जो फैक्टर है वो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो दो एग्जांपल मैंने आपको पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी के समझाया, तो उसमें आधी चीजें तो बता ही दी है, फिर भी एक बार। Climate an important active factor in soil formation. The climatic elements involved in soil development are two. क्या है? मॉइस्चर और टेम्परेचर। ये समझ लो, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्लाइमेट में कौन? तो एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट क्या है? वाटर और टेम्परेचर, दो चीजें होती है क्लाइमेट में, पानी और वहां पे जो तापमान है। तो मॉइस्चर किस तरह से सॉइल को इन्फ्लुएंस करता है? अब मान लो कि एक जगह पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी? तेज होगी। ठीक है, तो उस तरह से मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है ये चीजें इन्फ्लुएंस करती है। अभी और आगे सब्सिक्वेंट क्लियर होता चले जाएगा। मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन एंड ह्यूमिडिटी। तो मॉइस्चर कहां से आएगा? कितना इंटेंस वहां पे बारिश होती नहीं होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, ड्यूरेशन क्या रहती है पानी की, 24 घंटे पानी गिरता है नहीं गिरता है। तो उस तरह से यहां पे आपको चीजें समझना क्या कि मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन एंड ह्यूमिडिटी, ये चीजें क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है किसी भी जगह के सॉइल फॉर्मेशन को। ये मॉइस्चर का पार्ट हो गया। फिर वहीं पे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड ड्यूरनल वेरिएशन। ठीक है, तो सीजनल मतलब क्या है कि समर्स में और विंटर्स में कितना टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाता है। ड्यूरेनल मतलब दिन और रात में, कि हाँ दिन और रात में कितना वेरिएशन आ जाता है। तो उस तरह जैसे आप इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे क्या है? सब कुछ दिन और रात एक जैसे रहते हैं, वहां पे टेम्परेचर की जो ड्यूरेनल वेरिएशन है वो कम होती है। क्लियर हो रहा है ना? तो उस तरह से क्या है कि क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं, मॉइस्चर और टेम्परेचर एलिमेंट होते हैं, और मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों ही क्या करते हैं? सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एक से समझते हैं आप। ठीक, देखो हमारे पास ऐसा नहीं कि ट्रेन निकल रही है, सफिशिएंट टाइम है, लेकिन अच्छे से समझते चलो। प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें, प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड्स मॉइस्चर कंटेंट टू सॉइल। प्रेसिपिटेशन से क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट आता है। बारिश का काम क्या है कि वो जमीन जो प्यासी है, सूखी बैठी है, उसको पानी दे दे। वो पानी आया, मॉइस्चर आया, मॉइस्चर आएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसमें। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड्स मॉइस्चर कंटेंट टू सॉइल, दिस मेक द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल।
अब क्या हो रहा है कि पानी जा रहा है तो H2O जा रहा है, अगर हम उसको केमिस्ट्री के टर्म्स में देखें तो पानी गया तो केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा सॉइल में। सॉइल के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, दूसरे जो सॉइल के अंदर क्या कह सकते हैं मिनरल्स हैं, वो रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, ठीक है। तो जब मॉइस्चर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन, उससे क्या होगा, दिस मेक्स द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल। केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चालू हो गई है, केमिकल बायोलॉजी से एक्टिविटीज चालू होगी तो उससे क्या होगा, सॉइल जो है, सॉइल फॉर्मेशन में क्या होता है, सॉइल कैसे बनती है, सॉइल यही बनती है ना कि केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण जो उठापटक होती है उससे सॉइल बन जाती है, ठीक। तो वो हो गई यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना तो दो टर्म्स हैं, टर्म्स क्या है, एलिवेशन और इल्यूवेशन। तो एलिवेशन इल्यूवेशन इन शब्दों को समझना, जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिसिलिकेशन है, तो इन शब्दों को समझ लेना अच्छे से। क्यों? क्योंकि जब आप बैठते हो प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है आपका, या फिर जो भी एमसीक्यू बेस्ड जो वाले रहेंगे ना, तो वहां पे इन्हीं में चक्कर आते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब जरा अच्छे से समझो कैसे मॉइस्चर चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं हम तो उससे थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है सरफेस। अब सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सरफेस में जैसे ये क्या है, बादल। अब देखो भैया ड्राइंग के टीचर नहीं तो तुम समझ लेना, ठीक। अब क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। अब बारिश जब होती है ना तो ये पानी है, ये पानी या तो स्ट्रीम्स वगैरह के थ्रू समुद्र में मिल जाएगा, लेकिन सॉइल भी कुछ अब्जॉर्ब करती है। तो डाउनवर्ड अब्जॉर्प्शन जो चालू होता है पानी का, मतलब डाउनवर्ड अब्जॉर्प्शन जो होता है, या फिर जो नीचे पानी पर्कुलेट कर जाता है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स। अब क्या होता है, पानी नीचे जा रहा है ना, तो पानी मतलब क्या है, एक तरह से अकेला नहीं जाएगा। पानी क्या करेगा, चलो मेरे साथ, किसको ले जाएगा, तो जो सॉइल कंपोनेंट्स है, इन सॉइल कंपोनेंट्स को पानी अपने साथ नीचे ले जाएगा। पानी नीचे बह के जा रहा है ना, तो जो ऊपर सरफेस था, सरफेस के जो सॉइल कंपोनेंट्स वो भी पानी के साथ बह के चले जाते हैं। अब देखोगे तो पानी का कलर मटमैला सा क्यों हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ में सॉइल के कंपोनेंट्स को बहा के ला रहा है, ठीक। तो पानी नीचे पर्कुलेट करेगा, अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को भी ले जाएगा, ठीक है। तो सॉइल कंपोनेंट्स थ्रू द सॉइल, और इस प्रोसेस को एलिवेशन कहा जाता है। ध्यान रहेगा, एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन वो प्रोसेस है जिससे जब पानी नीचे पर्कुलेट करता है तो अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को, सॉइल के अंदर जो सरफेस पे मिनरल्स थे, सॉइल का जो सरफेस पे जो कंटेंट था, उस सब को नीचे ले गया। क्लियर हुआ ना ये? तो ये एलिवेशन होती है प्रोसेस, समझ में आया? एलिवेशन प्रोसेस हो गई है। फिर क्या होता है, एंड डिपॉजिट्स द सेम डाउन बिलो। और जब ये पार्टिकल्स को लेके गया अपने साथ और उन पार्टिकल्स को यहां डिपॉजिट कर दिया, ये सारे पार्टिकल्स यहां डिपॉजिट हो गए, ठीक है, एक लेयर में आ गए, मतलब ये सारे पार्टिकल्स जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो वह इल्यूवेशन होता है, ठीक है। इलू क्या है, समझ में आया, ठीक है। तो एलिवेशन और इल्यूवेशन क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। एक बार फिर से हम डायग्राम की मदद से देख लें तो चीजें और बेहतर हो जाएगी। और ये क्यों हो पा रहा है, ये सॉइल फॉर्मेशन में, मतलब जैसे एलिवेशन प्रोसेस, इल्यूवेशन जो हो रहा है, ये हो रहा है क्लाइमेटिक एलिमेंट्स के कारण, प्रेसिपिटेशन के कारण। तो हम समझ कनेक्ट कर पा रहे हो ना कैसे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में क्लाइमेट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। टू बी मोर प्रिसाइज, क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन का क्या रोल होता है कि वो सॉइल फॉर्मेशन में इल्यूवेशन प्रोसेस को जन्म देती है, ठीक है। तो ये एलिवेशन लेयर्स जो लिखा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप देखोगे तो सरफेस जो है, सरफेस से नीचे की तरफ जब पानी आता है तो वो प्रोसेस एलिवेशन हो जाती है। और एलिवेशन में क्या होता है कि जब वो डिपॉजिट यहाँ पे हो जाते हैं सेडिमेंट्स जो पानी के साथ में आए ऊपर से, तो वो इल्यूवेशन होता है। इलू क्या है, समझ में आया, ठीक है, नई डेफिनेशन मिल गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है, इन climates like wet equatorial rainy areas with high rainfall, not only calcium, sodium, magnesium, potassium etc, but also major part of silica is removed from the soil। अब ये रिमूवल जो हो रहा है ना, जैसे आप देखोगे अलग अलग क्या है, मिनरल्स जो है इनका रिमूवल हो रहा है, एलिवेशन प्रोसेस में भी नीचे ले जा रहे हैं या फिर बहा के ले जा रहे हैं। तो मिनरल्स जो है, तो जैसे आप सबसे पहले अगर बात करें कैल्शियम सॉफ्ट होता है, बह जाता है पानी के साथ में पूरा। तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब तो बहते ही बहते हैं। सिलिका भी क्या हो जाता है, रिमूव्ड हो जाता है सॉइल से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जहां पे क्या होता है, वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज में बहुत बारिश होती है। देखो मैं आपको ये शब्द पे इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में बन के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इस तरह से एलिवेशन प्रोसेस, इल्यूवेशन प्रोसेस, डिसिलिकेशन प्रोसेस क्या होती है, तो रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू वाटर, ठीक है, ड्यू टू वाटर इन वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसिलिकेशन। डिसिलिकेशन भी हो गया, समझ में आई चीजें। तो डिसिलिकेशन भी आपको टर्म समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये सारा सब कुछ हुआ। अब आप बोलोगे सर ये तो हम क्लाइमेट के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, अभी मॉइस्चर हुआ है, मतलब प्रेसिपिटेशन हुआ है। टेम्परेचर भी अगली चीज इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर की कहानी समझो, देखो तो टेम्परेचर की कहानी क्या है, इन ड्राई क्लाइमेट्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन।
सिंपल सी चीज है, जहां पे ड्राई क्लाइमेट है तो इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, मतलब जितना पानी नहीं गिर रहा उतना वापस क्या हो जा रहा है, ऊपर उड़ा ले रहे हैं। कौन उड़ा ले रहे हैं? सूरज दादा। तो क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ड्राई क्लाइमेट जहां पे, तो इवापोरेशन तेज होता है, तो इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन एंड हेंस ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सरफेस। अब क्या होता है, देखो समझना, कहानी समझो, डायग्राम से फिर से एक बार समझते हैं। सूरज जो है अपने विकराल रूप में यहां पे, ठीक है, तो सूरज जब विकराल रूप में होगा तो क्या होगा, ज्यादा इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, बादल छोटा सा बेचारा, तो जितना पानी नहीं गिर रहा है ना उससे ज्यादा क्या हो जा रहा है, इवापोरेशन हो जा रहा है, उससे ज्यादा इवापोरेशन हो जा रहा है। तो इवापोरेशन हो रहा है, पानी इवापोरेशन तेज है, तो जो नीचे वाटर टेबल रहता है ना, जो पानी नीचे रहता है, तो जो ग्राउंड वाटर रहता है वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठ के आता है, और जो ऊपर की तरफ उठ के जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक, मतलब आंसर लिखते समय तो आपके ये शब्द होना चाहिए, बाकी कंसेप्ट समझना जरूरी है। ये कैपिलरी एक्शन होता है, मतलब इवापोरेशन के कारण जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन ने अपने पास स्टोर करके रखा था, अब इवापोरेशन तेज हो रहा है ना, तो क्या होता है, जमीन तो उठ के चली जाएगी इवापोरेशन में, तो जमीन के अंदर जो पानी है वो पानी ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव कर जाता है, पानी ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ये जो कैपिलरी एक्शन होता है। एंड इन द प्रोसेस वाटर इवापोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट इन द सॉइल। अब जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो अपने साथ सॉइल के कंपोनेंट्स को लेके आता है, अलग अलग सॉल्ट्स को लेके आता है। तो दिखती बात है कि जब नीचे से ऊपर जाएगा पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो पानी खुद अकेला नहीं चढ़ेगा ना, पानी अपने साथ सॉल्ट भी ले जाएगा, सॉइल पार्टिकल्स भी, तो वो सॉल्ट और सॉइल पार्टिकल सरफेस पे आ गए जो अंदर थे, नीचे बेडरॉक में थे, और पानी चले गया कहां, सूरज के पास, मतलब सूरज के पास नहीं जाएगा, क्या कहते हैं, एनवायरमेंट में, जैसे जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में उड़ गया, ठीक है। तो अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, इससे सॉइल फॉर्मेशन का क्या नाता है सर? सॉइल फॉर्मेशन का क्या नाता है समझना, जैसे प्रेसिपिटेशन में मैंने आपको बताया था कि एलिवेशन प्रोसेस से सॉइल जो है, तो सॉइल के अंदर बाहर क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, मिनरल्स, कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे ही यहां पे सॉल्ट क्या है, बेडरॉक से ऊपर उठ के आ गए, तो जो ऊपर की सॉइल थी उसमें इन्फ्लुएंस होगा नहीं होगा, बोलो हाँ, ठीक है, चेंज आएगा। तो वो जो सॉल्ट आए हैं, तो जो सॉल्ट ऊपर आ गए कैपिलरी एक्शन के कारण, उन सॉल्ट को क्या कहा जाता है, सॉल्ट आर नोन एज हार्ड पेन्स, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, हार्ड पेन्स कहा जाता है। और स्पेशली अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें, अगर हम बात करें कहां की, ड्राई एरियाज की, तो कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल जो रहते हैं वो वहां पे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल जो रहते हैं जिन्हें कंकर कहा जाता है, ठीक है, कंकर। तो कंकर वहां पे आपको क्या है, देखने को मिल जाएंगे, कंकर देखने को मिल जाएंगे। समझ में आई ना कहानी? तो कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स, कंकर आर फॉर्म्ड ओवर देयर। क्लियर? तो इस तरह से सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर एंड सॉइल फॉर्मेशन की अगर कहानी समझोगे तो कुछ इस तरह से आपको और दी गई अच्छे से। यहाँ पे जो शब्द समझा रहा था मुझे, हार्ड पेन्स क्या होते हैं, तो हार्ड पेन्स जो सॉल्ट आफ्टर द कैपिलरी एक्शन, ठीक है, इस हार्ड पेन्स क्या होते हैं, तो सॉल्ट विच कम टू द सरफेस आफ्टर द कैपिलरी एक्शन आर नोन एज हार्ड पेन, ठीक है। और ड्राई एरियाज में आपको कंकर नोड्यूल्स, जो कि किसके बने रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, क्योंकि पानी तो उड़ गया, जो सॉल्ट रहेगा वो कंकर नोड्यूल्स रहेंगे। क्लियर? तो टेम्परेचर एंड सॉइल फॉर्मेशन की अगर हम और बात समझें तो टेम्परेचर एक्ट्स इन टू वेज। टेम्परेचर दो तरीके से काम करता है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिपिटेशन क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता घटाता है। प्रेसिपिटेशन क्या करता है, अगर पानी आएगा तो वहां केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी तेज होगी, तो उस पे क्या है, सोने पे सुहागा कौन करता है, टेम्परेचर करता है। टेम्परेचर दो तरीके से काम करता है। टेम्परेचर जैसे ज्यादा रहता है ना तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको, रेन फॉरेस्ट जो है, रेन फॉरेस्ट में देखना आप खूब तो पेड़ भी बढ़ रहे होंगे, ठीक है, खूब छोटे छोटे कीड़े, रेप्टाइल्स, और ये रेप्टाइल्स नहीं, मतलब क्या कहते हैं वहां पे, एम्फीबियंस वगैरह, ये सारे जानवर भी आपको खूब देखने को मिलेंगे। पानी भी है, टेम्परेचर भी है, तो क्या होता है, गर्मी जो रहती है ना वो क्या करती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो उस तरह से टेम्परेचर एक्ट्स इन टू वेज, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। केमिकल एक्टिविटी इज इंक्रीज इन हायर टेम्परेचर, ठीक है, तो जितना टेम्परेचर हाई रहता है, जैसे इक्वेटर जो है, रेन फॉरेस्ट एरिया जो है, पानी भी मिल रहा है, तो वहां पे केमिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी तेज रहेगी। रिड्यूस्ड इन कूलर टेम्परेचर्स, ठीक है, एंड स्टॉप्स इन फ्रीजिंग कंडीशन, ठीक है। और जो कूलर टेम्परेचर रहते हैं तो वहां बायोलॉजिकल एक्टिविटी उतनी, केमिकल एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि टेम्परेचर फेवर में नहीं रहता उस चीज के। और फ्रिजिड जोन पे चले जाओगे तो वहां क्या है, वहां आपको ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं होती फ्रिजिड जोन में, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर भी कम है, प्रेसिपिटेशन भी कम है। तो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन जो होता है बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज को एसिलरेट करते हैं, ठीक। ये टेम्परेचर और सॉइल फॉर्मेशन की कहानी जुड़ी हुई है। दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल्स विथ हायर टेम्परेचर्स
show deeper profile and in the frozen tundra region soil contains largely mechanical broken material। तो यहाँ पे जो दो सॉइल प्रोफाइल है इन्हें अच्छे से समझो, इससे बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। तो क्या होता है कि जो सॉइल प्रोफाइल इक्वेटर की रहती है ना, सॉइल प्रोफाइल कहाँ की, ट्रॉपिकल सॉइल जो रहती है इक्वेटर के आसपास, वहां पे सॉइल प्रोफाइल बहुत डीप दिखती है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर, क्लाइमेट, वो सारी चीजें क्या कर रही है, कंटिन्यूसली काम कर रही रहती है, तो सॉइल प्रोफाइल बहुत डीप होती है। लेकिन टुंड्रा रीजन में चले जाओगे आप, पोल्स वगैरह पे, तो वहां सॉइल प्रोफाइल ज्यादा नहीं रहती, पेरेंट रॉक और ऊपर ह्यूमस की कंटेंट लेयर वगैरह वाली। क्यों? क्योंकि वहां पे उतनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाई है, तो वहां पे पेरेंट मटेरियल बन ही नहीं पाया ना, मतलब जो मेंटल की बात करते हैं हम, ठीक है, मेंटल समझ में आया था ना, पहले बता चुके हम आपको, क्लियर। तो दैट इज व्हाई ट्रॉपिकल सॉइल्स विद हाई टेंपरेचर शोज डीपर प्रोफाइल्स एंड इन द टुंड्रा जोन रीजन सॉइल कंटेंट लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल्स। तो यहां पे मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल जितना रहना है टुंड्रा रीजन में उतना ही रहेगा, लेकिन यहां पे क्लाइमेट के फैक्टर सारे काम कर रहे हैं, तो जो वेदर्ड मेंटल रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, सॉइल प्रोफाइल बहुत डीप रहती है। आशा कर रहे हैं चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हमने क्या देख लिया, सॉइल फॉर्मेशन में तीन फैक्टर समझ लिए। कौन कौन से? क्लाइमेट वाला डिटेल में समझ लिया और बहुत। तो सॉइल प्रोफाइल में आपने देखा कि हाँ, टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस करती है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, और उसी के साथ साथ में जैसे पहला वाला क्या था मैं तो भूल ही गया, ठीक है, पहला वाला पेरेंट मटेरियल, हाँ ठीक, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी और क्लाइमेट हो गया हमारा। अब अगली चीज क्या है, अब अगली चीज हम देखते हैं, तो अगला फैक्टर अब हमारा क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, देखो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है कि जितने भी आप देखोगे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, पेड़ हो गए, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये भी क्या करती है, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर बन जाती है। मतलब इनके द्वारा जो भी क्रियाक्रम किया जाता है ना, उससे सॉइल पे इंफ्लुएंस आता है। कैसे आता है, चलो समझाते देखो आपको हम, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो दी वेजिटेटिव कवर एंड ऑर्गेनिजम्स, समझते चलना चीजों को थोड़ा, ये कभी कभी बोर्ड क्या है परेशान ज्यादा करता है। दी वेजिटेटिव कवर एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आज नारियल नहीं फोड़ा मैं, क्या होता है क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार नारियल वारियल फोड़ दो तो सही चलता है वो। दी वेजिटेटिव कवर एंड ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई दी पेरेंट मटेरियल्स फ्रॉम द बिगिनिंग and also at the later stages help in adding organic matter, moisture retention, nitrogen etc। मतलब जो भी आप देखते हो कि मान लो पेड़ है, कहीं पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन है, तो वो पत्तियां वहीं गिरेंगी, वो जड़ें वो है उसी सॉइल प्रोफाइल में फैलेंगी। तो ये वेजिटेटिव कवर हो गया, वहां जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, छोटे मोटे जानवर जो रह रहे हैं, अर्थवॉर्म रह रहे हैं, रैट्स रह रहे हैं, एंट रह रही है, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे फ्रंट पे सॉइल का फॉर्मेशन जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। लेटेस्ट स्टेजेस हेल्प इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर रिटेंशन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में ये रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी, अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ऑर्गेनिजम्स जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सब आ जाएंगे। वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि वो सॉइल पे रह रहे हैं, तो सॉइल को उलट पलट, सॉइल के साथ में इन्फ्लुएंस, इंटरेक्शन जो रहेगा उनका वो तेज रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझना आपको कि इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी शोज अप डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखो कि इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी शोज अप डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट। यहां पे आपको ध्यान रखना कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट। अब फॉर एग्जांपल, अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, देखो कि इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री, और ये हो गया पोल। अब इक्वेटर पे जो टेम्परेचर रहने वाला है और पोल पे जो टेम्परेचर रहना अलग रहने वाला है। अब दोनों जगह क्या है, बैक्टीरियल एक्टिविटी भी अलग अलग होगी। मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटीज कहां, जहां टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन ज्यादा रहेगा वहां ज्यादा रहेगी, यहां कम रहेगी। तो वो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो क्या करती है, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी दोनों जगह अलग होगी तो जो सॉइल बन रही होगी वो अलग होगी। एक क्लाइमेटिक कंट्रोल तो अलग हो गया, क्लाइमेटिक फैक्टर का काम कर रहा है सॉइल फॉर्मेशन, वो अलग है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अलग अलग क्लाइमेट में इंटेंसिटी ऑफ जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है ना, ये भी अलग होती है। क्यों अलग होती है, तो समझो बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, तो वो क्या करती है इन जनरल अगर हम समझें तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डिकम्पोजिशन पे काम करती है, ठीक। अब अगर आप जैसे देखोगे ना, कहानी समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन रहता है, उल्टा सोच के चलते हैं हम कि ह्यूमस जो है हमको क्या लगता है इक्वेटर पे ज्यादा होगा, लेकिन इनफैक्ट ह्यूमस जो है वो इक्वेटर पे कम होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया में ह्यूमस कम होगा और पोलर एरियाज में ह्यूमस ज्यादा होता है सॉइल में। कैसे, वो समझाता हूं मैं आपको। देखो क्या होता है कि ह्यूमस एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अब क्या होता है ऑर्गेनिक मटेरियल में, जैसे पेड़ हो गया, ठीक है, कोई जानवर है जिसकी डेड बॉडी है जानवर की, तो वो इक्वेटर पे भी है और वो यहाँ पे भी है, पोल पे भी है। अब क्या होगा ना, इक्वेटर पे क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी तेज है, बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो तेज हो रही है, तो वो सब चट कर जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया जो है वो क्या कर जाएंगे,
खत्म कर देंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन तेज होगा तो सब कुछ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, एनवायरमेंट में उड़ जाता है। यहां पे ह्यूमस नहीं बन पाता है इक्वेटर पे उतना, और वही आप ह्यूमस की अगर बात करोगे पोल्स पे तो ह्यूमस ज्यादा बनता है, क्योंकि वहां पे अनडिकम्पोज्ड मटेरियल रह जाता है, मटेरियल जो है वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। अब जब मटेरियल पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाता तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है पता है, कि वहां पे पीट बनता है। पीट मतलब ऐसा एक तरह से कह सकते हो, कह सकते हैं पार्शली डिकम्पोज सॉइल जो रहती है, पीट कोल का भी एक टाइप होता है, ठीक है, तो ह्यूमस कंटेंट ज्यादा रहता है। तो इस तरह से अब क्या हुआ, देखो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ने सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस किया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और वो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, बैक्टीरियल एक्शन हो रहे हैं, वो भी क्या है, पोल मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में वेरी करेंगे। पोलर एरियाज में टुंड्रा रीजन जो होता है वहां पे अलग रहेगा, टेम्परेट रीजन जो रहेगा वहां पे अलग रहेगा, तो इधर आ जाओगे ट्रॉपिकल एरियाज में, वहां अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज रहेगी, ठीक है। बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स टेक gaseous nitrogen from the air and convert it into a chemical form that can be used by plants। अब आपने ये चीज छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, नाइट्रोजन साइकिल चलता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया रहता है तो वो क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, फिर वो वहां पे क्या करता है, नीचे बैठ के क्या करेगा, तो जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसको लेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा ताकि जो होस्ट प्लांट है उसको नाइट्रोजन मिल सके। तो अब क्या हो रहा है, ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का एडिशन हो रहा है, कौन कर रहा है, आप और मैं नहीं कर रहे हैं, वो राइजोबियम कर रहा है, ठीक है, तो राइबोसोम। तो अब क्या हो रहा है यहां पे, जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे आप देखोगे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मेशन में इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक तरह का सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर हुआ ना। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि हाँ, कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। क्लियर हुआ। अब आगे जैसे देखोगे तो द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स लाइक ants, termites, earthworms, rodents, etc. is mechanical, but it is nevertheless important in soil formation as they rework the soil up and down। ठीक, अभी आप बड़े बड़े जानवरों की अगर बात करोगे, जैसे क्या हो गया कि चूहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो मैकेनिकल में भी हम पढ़ चुके हैं ना, कि चूहा जो बुरोइंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो उस तरह से ये मैकेनिकल होता है, लेकिन मैकेनिकल के अलावा भी जैसे देखोगे तो ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं, ये ऑर्गेनिजम्स ही क्या कर रहे हैं, सॉइल को अप एंड डाउन कर रहे हैं। सॉइल में एरिएशन होता है, सॉइल में हवा जाएगी, वो केमिकल रिएक्शन वहां चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन में इस तरह से जानवरों का भी, जो छोटे बड़े जानवर होते हैं चींटी से लगा के चूहे तक, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया क्या कि फार्मर्स फ्रेंड की तरह उसे क्यों कंसीडर किया जाता है, ठीक, क्योंकि आप जैसे देखोगे तो वो क्या होता है, इन केस ऑफ अर्थवॉर्म एज दे फीड ऑन सॉइल द टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी चेंजेस, ठीक है। वो फीड करते हैं सॉइल पे ही, जब उन्होंने फीड किया तो बाद में जब वो एक्सक्रीट करेंगे ना, तो जो फीड कर रहे हैं और जो एक्सक्रीट कर रहे हैं दोनों अलग है। तो वही जो फीड किया वो भी सॉइल में से किया और जो एक्सक्रीट किया वो भी सॉइल में से किया, तो जो खाया था और जो निकाला है तो दोनों में सॉइल ही बनी ना, सॉइल का फॉर्म चेंज हुआ कि नहीं। तो सॉइल फॉर्मेशन में इस तरह से अर्थवॉर्म भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का पार्ट हो गया। समझ में आया। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अगर आप समझोगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन सारे पैरामीटर्स में, इन सारे मापदंडों पे अगर जैसे देखोगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी पढ़ लिया आपने। टाइम क्या, कैसे कहानी टाइम की क्या चलती है। टाइम की कहानी को अगर हम समझे ना तो द लेंथ ऑफ टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस ऑपरेट डिटरमाइंस मैच्योरेशन ऑफ सॉइल्स एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। मैच्योरेशन ऑफ सॉइल्स एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट, ये पॉइंट समझो बच्चे से। क्या होता है ना कि इमेच्योर और मैच्योर दो तरह की सॉइल हो गई। इमेच्योर मतलब क्या है, इमेच्योर किसको कहेंगे, जो अभी बड़ा नहीं हुआ, छोटा है, ठीक है, जिसने एक्सपीरियंस नहीं लिया। मैच्योर क्या होता है, जो बड़ा हो गया। तो यहां पे बड़ा छोटा कैसे पता लगेगा, टाइम के हिसाब से, ठीक। यही चीज मैंने आपको पेरेंट मटेरियल में बताई थी कि जो क्या कह सकते हैं कि पेरेंट इमेच्योर सॉइल होती है तो उसका पेरेंट मटेरियल सरफेस से ज्यादा ऊपर नहीं रहता, वहां पे वेदर्ड मेंटल ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। और अगर आप जैसे देखोगे मैच्योर सॉइल तो वो डीप प्रोफाइल्स डेवलप कर लेती है बहुत ज्यादा। क्लियर है। तो यहां पे समझना द लेंथ ऑफ टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस ऑपरेट डिटरमाइंस मैच्योरेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल एंड डेवलपमेंट। टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी मैच्योर सॉइल होगी, टाइम जितना कम होगा सॉइल उतनी कम मैच्योर होगी, ऐसे समझ लो, सीधा सा गणित है यहां पे, ठीक है। अ सॉइल बिकम्स मैच्योर व्हेन ऑल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एक्ट फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम डेवलपिंग अ प्रोफाइल, ठीक है। तो क्या होता है, सॉइल मैच्योर कब हो जाती है, जब एक लंबे समय तक वहां पे सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस चलता रह रहा है। तो टाइम को आपको फैक्टर टाइम पकड़ना है कि टाइम ज्यादा मतलब सॉइल मैच्योर होगी, सॉइल प्रोफाइल डीप होगी, सॉइल फॉर्मेशन जो हो रहा है तो मैच्योर्ड सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो सॉइल डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिटेड एल्यूवियम और ग्लेशियर टिल आर कंसिडर्ड यंग एंड दे एग्जिबिट नो होराइजंस और ओनली
पुअरली डेवलप्ड होराइजन्स, ठीक है। तो यहां पे अगर जैसे देखोगे तो जो सॉइल क्या है कि अभी अभी रिसेंटली डिपॉजिट एल्यूवियम से बन रही है, तो वो क्या है, वो उतना मैच्योर क्या कह सकते हैं, वो उतना मैच्योर होराइजन नहीं दर्शाती है, ठीक है। वो क्या होती है, इमेच्योर रहती है, उसमें रिसेंटली डिपॉजिटेड एल्यूवियम है, तो वो डीप सॉइल नहीं, डीप प्रोफाइल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वही सॉइल जो लंबे समय से डिपॉजिट हो चुकी है, एक लंबा टाइम जिसने सह लिया है, तो वो डीप सॉइल प्रोफाइल डेवलप करती। तो इन दिस एग्जांपल टाइम इज द फैक्टर which is influencing the soil formation process. Is that clear? No specific length of time is absolute, ठीक है। no specific length of time is in absolute terms can be fixed to soil to develop and mature. अब आप बोलोगे सर कितना साल मतलब जैसे कितना साल लगता है एक सॉइल को मैच्योर होने में, तो ऐसे एग्जैक्ट टाइम नहीं आप अलॉट कर सकते हो, ठीक है। वो वेरी करता है। मान लो कहीं पे पेरेंट रॉक हार्ड है, ठीक है, तो वहां पे जो टाइम लगेगा डीप प्रोफाइल्स डेवलप करने में, वेदर मेंटल को और ज्यादा वेदर्ड करने में वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं, लेकिन हाँ जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा सॉइल मैच्योर होगा, दैट्स इट। समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, ठीक है। अभी आएंगे उस पर फिर से। तो देखो अब मैं आपको एक बार थोड़ा स्नैप रिकैप देना चाह रहा हूं। लंबा टॉपिक था, मुझे पता है खींच गया है, लेकिन आपको समझना है इस चीज को क्या कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। पेरेंट मटेरियल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, टाइम एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से जब आप इतने सारे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को पढ़ते हो ना, तो आपको क्या करना है, एक आंसर लिखते आना चाहिए कि हाँ ये फैक्टर्स हैं और दीज ऑल फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब जैसे कुछ सवाल है आपकी बुक में, क्या सवाल है कि आपने क्या देखा यहाँ पे, टाइम को, पेरेंट रॉक को, ठीक है, इन सारी चीजों को पैसिव कह रहे हैं, ठीक, इनको पैसिव कह रहे हैं। तो पैसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो टाइम, पेरेंट रॉक ये ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। अब वहीं पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, क्लाइमेट की, तो रेनफॉल जो हो गया, टेम्परेचर हो गया, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो एक्टिवली इंटरैक्ट कर रहे हैं जो फैक्टर्स, वो एक्टिव फैक्टर्स रहेंगे सॉइल फॉर्मेशन में। और पैसिव क्यों कहा जा रहा है, पेरेंट पैसिव किस किस को कहा जा रहा है, जैसे टाइम को पैसिव कहा जा रहा है, ठीक है, और टोपोग्राफी को पैसिव कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि एक्टिव पैसिव कंट्रोल जो है वो आपको एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, एक बुक में जो क्वेश्चन है वो बताया मैंने आपको। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स जो है दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो सॉइल फॉर्मेशन एक प्रोसेस हो गई, ठीक है, कि हाँ सॉइल कैसे बन रही है, वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग होने के बाद में क्या होता है, वो सेडिमेंट्स वगैरह जो है, तो विथ टाइम क्या हो रहा है उसमें, वो सेडिमेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, सॉइल में कन्वर्ट हो गए, वो एक प्रोसेस है। और फैक्टर्स जो है यहाँ पे, तो उस प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस कर रहे हैं वो है, तो दोनों अलग अलग चीज है, इसके लिए अलग अलग पढ़ा है हमने, ठीक है। चलो भैया, तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर जो था, प्यारा चैप्टर, लंबा चैप्टर, काफी समय से चल रहा था, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए अच्छे से। अभी भी कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपके एंड पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार बुक अच्छे से रीड करो, जहां डाउट आ रहा है उसको जरा गूगल करो, सर्च करो, कमेंट करो, डिस्कस करो अपने टीचर्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, और हम हैं ही आपके साथ। क्लियर है? तो अब देखो लैंडफॉर्म वाला जो यूनिट है हमारा, तो वो लैंडफॉर्म वाला यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। नहीं अभी कंप्लीट कहा, अभी तो एक चैप्टर बचा है। तो जो लैंडफॉर्म का लास्ट चैप्टर है लैंडफॉर्म वाले यूनिट का, मतलब लैंडफॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन, तो हम वही देखेंगे कि आपने जियोमॉर्फिक प्रोसेस देख लिया, आपने देख लिया कि कैसे जो क्या कह सकते हैं कंपोजिशन होता है सॉइल का, मिनरल्स क्या, ये वो सारी चीजें। तो अब स्ट्रक्चर देख लिया आपने सॉइल का, ठीक है, रॉक्स का। अब आपने क्या देख लिया, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो इन्फ्लुएंस करती है सॉइल को, रॉक को, वो देख लिया। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, तो हमारा फिनाले जो है, तो वो अब क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, जिसमें हम क्या समझेंगे कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे होता है। वो भी मजेदार चैप्टर है, डिटेल वे में उसको समझेंगे। बहुत सारे जो अलग अलग मेंडर्स, ऑक्स बोले, बार्चन्स वगैरह, ये सब कुछ जो है उसमें कवर होगा बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।